नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ललित। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव की बयार बहने लगी है। कांग्रेस बीजेपी दोनों ने चुनाव के लिए कमर कस ली है और अब हर सियासी मुद्दे का एक सिरा लोकसभा की जंग से जुड़ता हुआ दिखाई देगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी खास पेशकश 24 का चक्रव्यूह की। मध्य प्रदेश की सियासत में अगले कुछ दिनों तक ग्वालियर चंबल का बोलबाला दिखाई देगा। बीजेपी कांग्रेस दोनों 24 से पहले चंबल की चुनौती का सामना करने जा रहे हैं। 25 फरवरी को जहां अमित शाह ग्वालियर में बीजेपी के लिए मोर्चा संभालेंगे, तो वहीं राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए कांग्रेस के लिए समर्थन जुटाते हुए दिखाई देंगे। जो चंबल की चुनौती जीतेगा, जी हां, जो चंबल की चुनौती जीतेगा वही 24 का चैंपियन बनेगा। जो पार करेगा चंबल की चुनौती वही बनेगा 24 का चैंपियन। शायद यही वजह है कि अगले कुछ दिनों तक बीजेपी और कांग्रेस का पूरा फोकस ग्वालियर चंबल पर रहने वाला है। दोनों सियासी दलों को 24 के संग्राम में चंबल से बड़ी उम्मीदें हैं। ग्वालियर चंबल की सियासी तासीर उसको प्रदेश के बाकी हिस्सों से अलग करती है। यहाँ जातियों का जाल है तो विद्रोह की आग भी समय समय पर भड़कती रहती है। 24 के लिए चंबल के दंगल में क्या है? ग्वालियर चंबल में मचेगा राजनीतिक घमासान। बीजेपी कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में बड़ी उम्मीद। दो बड़ी राजनीतिक हस्तियां बनाएंगी सियासी माहौल। 25 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लेंगे बैठक। ग्वालियर लोकसभा क्लस्टर की बैठक लेंगे शाह। 2 मार्च को मुरैना से ग्वालियर पहुंचेगी राहुल की यात्रा। ग्वालियर में होगा राहुल गांधी का रोड शो और सभा। विधानसभा चुनाव में क्षेत्र में कांग्रेस का बड़ा वोट बैंक। बीजेपी ने भी किया था अंचल में शानदार प्रदर्शन। बीजेपी को भरोसा है कि शाह के दौरे के सहारे वो चंबल की जंग जीत लेगी। वहीं कांग्रेस को भरोसा है कि ग्वालियर चंबल लोकसभा की लड़ाई में उसका साथ देगा। राहुल गांधी की न्याय यात्रा का न्याय होने वाला है और अमित शाह भाई के ग्वालियर चंबल में जैसे ही चरण पड़ेंगे और ग्वालियर पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा सीट हम जीतेंगे, क्योंकि हमारे अमित भाई बूथ मैनेजमेंट कुशल नेतृत्व करता है संगठन के। अमित भाई के आने से ग्वालियर चंबल में हम पूरी सीट जीतेंगे। देखिए, संग्राम तो पूरे मध्य प्रदेश में है। चूँकि स्थिति जो है भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज़्यादा कमज़ोर इसी क्षेत्र में, इसलिए वो वहाँ ध्यान दे रहे हैं और राहुल गांधी जी की यात्रा वहाँ से निकल रही है, तो उस को लेकर भी ज़्यादा ध्यान दे रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन ध्यान देने से कुछ होगा नहीं। 23 के विधानसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल की 34 सीटों में से 19 पर बीजेपी तो 15 पर कांग्रेस ने परचम लहराया था। अब क्षेत्र की 4 लोकसभा सीटें ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर और गुना शिवपुरी पर कांग्रेस बीजेपी का फोकस है। राहुल की यात्रा कांग्रेस को न्याय दिलाएगी या शाही रणनीति बीजेपी की जीत तय करेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। मध्य प्रदेश में सभी 29 लोकसभा सीटें जीतकर बीजेपी क्लीन स्वीप करने की तैयारी कर रही है। बीजेपी ने अपना एजेंडा भी सेट कर लिया है। पार्टी इस बार अपना वोट शेयर बढ़ाने के साथ ही कुछ नया करने की तैयारी में है। तो क्या है बीजेपी का यह जिताऊ प्लान? चलिए आपको दिखाते हैं। हर लोकसभा में बड़े नेताओं के दौरे, हारे हुए बूथों पर स्पेशल फोकस, हर बूथ पर डिजिटल के साथ जमीनी पकड़, हर लोकसभा का जीत का अलग प्लान, हर बूथ पर 5 नए कार्यकर्ता जोड़ना। बीजेपी इस बार इन 5 प्लान के जरिए जीत का इतिहास रचने की तैयारी कर रही है। इसके पीछे पार्टी की राम के नाम पर अति आत्मविश्वास की चिंता भी है। शायद इसीलिए पार्टी अपनी पुरानी जमीनी तैयारी को और आगे बढ़ाना चाहती है, जिससे कार्यकर्ता को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो और वो जिम्मेदारी के साथ लगातार आगे चलता और बढ़ता रहे। हमने पिछले लोकसभा चुनाव में 65% बूथ जीते थे। अब की बार
हम 75% बूथ जीतने की तरफ बढ़ रहे हैं और 68% वोट शेयर लेने की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए भगवान राम के अनुयायी हम भगवान राम के प्रवचन, उनके आदेश, उनके निर्देश, उनके कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ेंगे। बीजेपी अपनी तैयारी को और पुख्ता करने में जुटी है, तो कांग्रेस को इसके पीछे बीजेपी का डर दिखता है। ये सवाल बीजेपी से पूछना पड़ेगा आपको, वो तो पहले से ही घबराए हुए हैं। आज जो है सारी पार्टियों में जो तोड़फोड़ की जा रही है उस घबराहट से ही तो की जा रही है, और क्या है उनके पास। पूरी तरह से घबराए हुए हैं और ये जनता जो है बैठी हुई है तैयार। बीजेपी का कार्यकर्ता इन दिनों राम के नाम पर उत्साहित है। कार्यकर्ताओं को विश्वास है कि पार्टी 400 सीट लाकर एक बार फिर सरकार बनाएगी, लेकिन वरिष्ठ नेतृत्व समझता है कि राम के साथ काम भी जरूरी है। रामायण में कहा गया है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। और भारतीय जनता पार्टी के पास इस समय राम भी है, पर ये राम की बात को समझती भी है कि कर्म नहीं करेंगे तो बात बिगड़ जाएगी। इसीलिए इस चुनाव में राम की चिंता भी है और राम के नाम पर आगे बढ़ने की बात भी है। और कहा जा रहा है कि बूथ को मत छोड़िए, काम में लगे रहिए, अति आत्मविश्वास पैदा मत करिए, क्योंकि राम तो यही कहते थे, कर्म करते रहिए। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के लिए हर मोर्चे पर रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है। मतदाताओं तक का पहुंच बनाने और जनाधार को मजबूत करने के लिए बीजेपी ने प्रवासी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी है। तो क्या है ये बीजेपी का प्रवासी प्लान, आइए समझते हैं। बीजेपी लोकसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा से पहले ही जमीनी स्तर पर पकड़ मजबूत करने में जुटी है। मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतने पार्टी के दूसरे राज्यों के कार्यकर्ता एमपी में दस्तक देंगे, जो आम लोगों से संवाद के साथ युवाओं, महिलाओं और पंचायत प्रतिनिधियों के साथ सक्रिय भूमिका निभाएंगे। बीजेपी का विनिंग प्लान, प्रवासी कार्यकर्ता करेंगे हर बूथ की मैपिंग, युवा, आदिवासी, महिलाओं, किसानों से करेंगे संवाद, नए मतदाताओं को वोटर लिस्ट में जुड़वाएंगे, लाभार्थियों से लेंगे योजनाओं की जानकारी, जमीनी स्तर पर बीजेपी की पकड़ करेंगे मजबूत, संगठन की तरफ से मिले टास्क पर भी करेंगे काम, सोशल प्लेटफॉर्म पर करेंगे ज्यादा प्रचार प्रसार, 51% से ज्यादा वोट हासिल करने का टारगेट, दूसरे दलों के जनप्रतिनिधियों से भी करेंगे संवाद। लोकसभा चुनाव के रण में हर बूथ पर बीजेपी 2019 के मुकाबले 10% वोट शेयर बढ़ाने की कोशिश में है। वहीं दूसरे राज्यों में बीजेपी कार्यकर्ताओं के आने पर कांग्रेस तंज कस रही है। प्रवासी कार्यकर्ता अगर आते हैं तो वो काम में मदद करते हैं, सहभागी बनते हैं। इतना भर मात्र होता है, जहां चरण चुनाव के पहले होते हैं, कहीं बाद में होते हैं, 7 चरणों का चुनाव होते, तो बहुत स्वाभाविक होता है कि एक दूसरे की मदद करने जाना। मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता भी दूसरे राज्य जाते हैं। लोकसभा चुनाव पूरे देश में है, तो जो प्रवासी पक्षी आएंगे उनके राज्यों में भी चुनाव है, तो वहाँ क्या जो प्रवासी पक्षी यहाँ बुलाए जाएंगे वो वहाँ कांग्रेस के भरोसे प्रदेश छोड़कर आएंगे। मुझे भारतीय जनता पार्टी के वे नेता जिन्होंने यह संकल्प लिया है या ये निर्णय लिया है, वो ये बता दें कि क्या जो प्रवासी नेता कार्यकर्ता उनके मध्य प्रदेश आ रहे हैं उनके प्रांतों में चुनाव नहीं है, या वहाँ भारतीय जनता पार्टी हार मान चुकी है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी क्लीन स्वीप करने की रणनीति पर काम कर रही है। इस बड़े मिशन को पूरा करने के लिए दूसरे राज्यों के कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारने की तैयारी है। प्रवासी कार्यकर्ता बीजेपी के इस बिग टास्क को कैसे पूरा करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। रंजना दुबे, बंसल न्यूज, भोपाल। और चलिए फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और आगे देखिए छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई कुछ और खास पॉलिटिकल खबरें। बीजेपी ने 24 के दंगल में 400 पार का एक बड़ा लक्ष्य अपने लिए तय किया और इसके लिए कार्यकर्ता कमर कसकर मैदान में भी उतर चुके हैं। इसके साथ ही बीजेपी को राम नाम का सहारा भी मिलता दिख रहा है। 24 के संग्राम से पहले छत्तीसगढ़ विधानसभा में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सरकार ने कृतज्ञता प्रस्ताव पारित किया।
जिसका विपक्ष ने बहिष्कार किया। मतलब साफ है कि 24 में राम जिताएंगे संग्राम। क्या राम नाम से पार लगेगी बीजेपी की सियासी नैया? छत्तीसगढ़ विधानसभा में पास हुआ कृतज्ञता प्रस्ताव तो यही कहानी कह रहा है। शुक्रवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा में अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर कृतज्ञता प्रस्ताव पारित हुआ। विपक्ष के बहिष्कार के बीच राम मंदिर पर कृतज्ञता प्रस्ताव पारित होने के बाद सियासी संग्राम भी छिड़ा। क्या रहा सियासी घमासान, ये भी बताएंगे। उससे पहले जान लेते हैं राम के नाम ने अभी तक कैसे किया है बीजेपी का बेड़ा पार। राम मंदिर आंदोलन बीजेपी के लिए साबित हुआ है वरदान। राम मंदिर राजनीति से पलटी है बीजेपी की किस्मत। 1984 में बीजेपी को 2 सीटें मिलने के बाद सक्रिय हुआ था संघ। 1989 में बीजेपी ने किया अयोध्या का रुख। पहली बार घोषणा पत्र में शामिल किया गया राम मंदिर का मुद्दा। राम मंदिर के असर से बीजेपी को मिली 85 सीटें। 1990 में लालकृष्ण आडवाणी ने निकाली रथ यात्रा। 1991 में दिखा रथ यात्रा का असर, बीजेपी को 121 सीटें मिली। 1992 में गिरा विवादित ढांचा, गिरी 3 बीजेपी सरकारें। 1996 से 2019 तक बीजेपी के घोषणा पत्र में रहा राम मंदिर। 2004 में बीजेपी ने दिया इंडिया शाइनिंग का नारा। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 2020 में हुआ शिलान्यास। पीएम मोदी ने किया राम मंदिर का शिलान्यास। 22 जनवरी 2024 को हुई राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। राम मंदिर के आलोक में बीजेपी का नारा हुआ 400 पार। अब राम नाम के सहारे बीजेपी देश में 400 पार का सपना देख रही है तो छत्तीसगढ़ में सभी 11 सीट जीतने का। छत्तीसगढ़ में कृतज्ञता प्रस्ताव पर सियासी उबाल भी देखने को मिला। संसदीय कार्य मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बहिष्कार को दुर्भाग्यपूर्ण बताया तो कांग्रेस ने खुद को राम भक्त बताकर अपनी पीठ ठोकी। मुझे इस बात का दुख है कि राम वनगमन की बात करने वाले, वेल में बैठकर प्रभु राम का नाम लेने वाले इस कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में खुशी जाहिर करने के लिए, उल्लास जाहिर करने की बजाय वो बहिर्गमन कर चले गए। बैगाओं की मौत तो उनके लिए एक बहाना था, परंतु उनको राम मंदिर का विरोध करना था और इसके लिए उन्होंने ये कृत्य किया है जिसकी मैं निंदा करता हूं। और देश के प्रधानमंत्री जी के प्रति प्रभु राम मंदिर शासन की तरफ से शासकीय प्रस्ताव लाया गया था, उसको सर्वसम्मति से पारित किया है। इसके लिए मैं माननीय अध्यक्ष जी और विधानसभा के सभी सदस्यों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं और फिर से प्रधानमंत्री जी को हम इसके लिए प्रधानमंत्री जी के प्रति कृतज्ञ हैं और उनको धन्यवाद देते हैं। हमने इस चर्चा में भाग लेने का सवाल पैदा ही नहीं होता। हम तो राम के भक्त हैं। 5 साल हमारी भी सरकार थी। आपने देखा है कौशल्या माता का हमने मंदिर बनवाया है और हमने जितने राम वनगमन पथ है उसमें हम हमेशा काम किए हैं। और बीजेपी सरकार इसमें सिर्फ राजनीति करती है, धर्म के नाम पे राजनीति करती है। बीजेपी को उम्मीद है कि राम के सहारे 24 में उसकी नैया पार लगेगी तो कांग्रेस भी राम नाम के सहारे चुनावी पैतरणी पार करने की कोशिश कर रही है। 24 का संग्राम सामने है। राम किसको जिताएंगे ये संग्राम तय करेगा चुनावी इम्तिहान। गौरव शुक्ला, दंसल न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में शुक्रवार को विश्वविद्यालयों के शोध पीठ के मसले की गूंज सुनाई दी। सत्ता पक्ष के विधायक जादू की किताब को लेकर अपनी ही सरकार को घेरते नजर आए। तो आखिर क्या है जादू की किताब का मामला, इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। साय सरकार का पहला बजट सत्र कई मायनों में खास है। पिछली सरकार के अधूरे कामों और अनियमितताओं को लेकर सत्ता पक्ष के विधायक अपनी ही सरकार के मंत्री को घेरते नजर आ रहे हैं। बजट सत्र के 14वें दिन भी सदन में ऐसा ही नजारा देखने को मिला। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने विश्वविद्यालय के शोध पीठों को 3 साल में दिए 140 करोड़ रुपए का हिसाब किताब मांगा और 1 साल के अंदर संत कबीर पर 3 किताबें लिखने पर आश्चर्य जताया। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी चंद्राकर के सुर से सुर मिलाया। दिए गए जब पद खाली है, उद्देश्य में सफल नहीं है, कोई काम नहीं कर रहे हैं तो लगभग
150 करोड़ रुपए 146 करोड़ रुपए के आसपास इसको अनुदान क्यों दिए गए? कहत कबीर 2021-22 बिना मुद्रक के, बिना अनुसंधान अधिकारी के, बिना स्टाफ के 3 किताबें लिख ली। एक ही साल में 3 किताब लिखने का विश्व रिकॉर्ड है। ये उसके चरण स्पर्श करूंगा यदि उसको विधानसभा में लाया जाए तो मैं। अब इनके पास अनुदान नहीं है, कुछ नहीं दिया गया, तो आखिर छपवाई किसके गई और कोई स्टाफ नहीं, तो इसके खर्चे कहां से हुए? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो राशि है ये विश्वविद्यालय को कुल दी गई अनुदान की राशि है, शोध पीठों को दिए गए अनुदान की राशि नहीं। जिन 3 किताबों के बारे में आप कह रहे हैं, मुझे लगता है कि वो जादू से ही लिखी गई। चलिए उसके बारे में निश्चित रूप से आपने, क्योंकि विभाग के पास में इसकी कोई जानकारी नहीं है। सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्री के सवाल जवाब में तल्खी देखने को मिली तो जादू की किताब पर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत भी चुटकी लेते नजर आए। ये लेखन किया गया है कि इसे छाप भी दिया गया है, और जिस विद्वान व्यक्ति का नाम आप बार बार ले रहे हैं कि जादू से कर दिया, तो उस विद्वान व्यक्ति का भी नाम बता दीजिए। विद्वान प्रश्नकर्ता, विद्वान मंत्री, तो विद्वान लेखक का भी नाम बता दीजिए जिसने लिखा है। और ये छपा है कि नहीं छपा है? छपा है तो हम लोगों को बंटवा दीजिए, नहीं छपा है तो यहाँ क्यों आया, ये अपने विभाग से पूछ के बताइए। इसमें तो आया है ना उत्तर में। कोई जवाब है कि जादूगरी तो इतनी जादूगरी नहीं चलेगी सर। चलिए जवाब जादू दिखाइए, 5 साल का जादू दिखाइए, 15 साल का जादू दिखाइए, मगर ऐसा हवा में लड्डू मत उछालिए। आखिर इस जादू की किताब पर सियासी संग्राम कब थमेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। हालांकि इस किताब के राज जानने पर सबकी निगाहें टिकी हैं। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। विधानसभा चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ में सियासी पार्टियां लोकसभा की तैयारियों में जुट गई है। गुरुवार को प्रदेश के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद को लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला, जिसके जवाब में कांग्रेस ने 15 सालों की याद दिला दी। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंकने गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा हुआ। जांजगीर में अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को नकारा बताते हुए नक्सलवाद पर काबू नहीं कर पाने का आरोप भी लगाया। छत्तीसगढ़ की गरीब जनता के साथ अन्याय करने का, जिसके बाद प्रदेश की सियासत में बयानबाजी तेज हो गई। अमित शाह के बयान के बाद पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने बहस की चुनौती देते हुए भूपेश सरकार पर हर क्षेत्र में लूट का आरोप लगाया। तो कांग्रेस ने बीजेपी के 15 साल के कार्यकाल में हुए हमलों की याद दिलाई। जनता के हित के मैं कहता हूं, एक काम बता दे, मैं ही बता देता हूं। 2 यूनिवर्सिटी बनाई है जो अभी तक चालू नहीं हुआ, एक कमरे में चल रही है, आगे चल के मूर्त रूप लेगी। एक का तो मुख्यालय पाटन ही है, अमलेश्वर के आगे वाला गांव, जाके देख लीजिए वहां क्या बना है अभी तक। तो 5 साल में कुछ नहीं। इसके अतिरिक्त वो कोई भी काम उल्लेखनीय यदि किए होंगे तो उसमें मैं बहस के लिए आमंत्रित करता हूं। अभी भी नक्सल गतिविधियों का नगण्य होने का कारण ये था कि माननीय भूपेश बघेल जी ने जो खासकर बस्तर के ट्राइबल इलाकों में जिस तरीके का काम किया, चाहे एजुकेशन हो, चाहे वहाँ के रोजगार हो, चाहे वहाँ किसानों को फायदे, चाहे वनोपज की 67 वनोपज की खरीदी, तो वहाँ के लोगों की जब आर्थिक स्थितियाँ ठीक होने लगी तो नक्सल की तरफ से वापस आने लगे और नक्सल गतिविधियाँ लगभग कम हो गई थी। और भारतीय जनता पार्टी का शासन आने में 3 महीने में लगभग 4 बड़ी घटनाएं नक्सलों ने अंजाम दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी को कहने का हक नहीं है कि 5 सालों में कांग्रेस ने क्या किया था। विधानसभा चुनाव में नक्सलवाद का मुद्दा जमकर उछला था। अब लोकसभा की जंग में भी नक्सलवाद चुनावी हथियार बनता दिख रहा है। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। जिन्होंने ना नक्सलवाद और 24 का चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।